नमस्कार, नमस्कार और जय हिंद। दो बार इसलिए बोला क्योंकि आज तो जय हिंद है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशन नाउ में। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी, आज तो ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ेगी। वी हैव टू स्पीक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। नुपुर शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। जिंदल साहब को खारिज कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। नुपुर शर्मा जी को सस्पेंड किया 6 साल के लिए और जिंदल साहब को तो भारतीय जनता पार्टी के बाहरी कर दिया गया है। अब मेरा ये कहना है, नुपुर शर्मा जी को चने के झाड़ पे आपने चढ़ाया, भले जो मर्जी जो कुछ भी कह ले। दूसरी चीज, एज अ स्पोक्स पर्सन, ये बात हमारी न जाने कितनी बार हो चुकी है, जहां तक के प्रवक्ता का सवाल है, किसी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, स्पेशली कोई नेशनल पार्टी हो, उसको बड़ी जिम्मेवारी से, बड़े मैच्योर तरीके से, बड़े बैलेंस तरीके से पेश आना चाहिए। एक जमाना था, भारतीय जनता पार्टी के कौन स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे? अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, यशवंत सिन्हा, ये सब लोग जो थे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे चैनल्स में। और अरुण शूरी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इस किस्म के लोग, और प्रमोद महाजन, लेट्स नॉट फॉरगेट मिस्टर प्रमोद महाजन, ये लोग हुआ करते थे जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे और प्रतिनिधित्व करते थे अलग अलग चैनल में। और मजाल है किसी के मुंह से कोई अपशब्द निकल आए। जब इनमें से किसी को किसी के खिलाफ व्यंग्य भी खसना होता था तो वो ऐसे होता था कि सामने वाला जिसकी बुराई हो रही है वो भी तालियां बजाता था, ये बोल करके कि प्रमोद जी वाह वाह क्या बोल दिया। दिस वाज द स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हुआ करता था। ये सड़क की भाषा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये सड़क की भाषा, ये कोई किसी को शोभा नहीं देता। हाँ, मान सकता हूं, मैं मान सकता हूं नुपुर शर्मा जी को प्रोवोक किया गया। हो सकता है कि नुपुर शर्मा जी को यह लगा हो कि रहमानी साहब ने महादेव की शान में कुछ कह दिया हो। लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी, यह कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मेंबर्स को लेकर के, जितने मेंबर्स हैं उनको लेकर के, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी ज्यादा लोग हैं, यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मेरा यह कहना है, जो भी प्रोवोकेशन हो, सामने से आपको जो भी जितनी मर्जी उंगली कर रहा हो, आपको शोभा नहीं देता किसी और के धर्म पर इस प्रकार गाली गलौज करना। रहमानी साहब ने जो कुछ भी कहा, बाय द वे, have you been able to listen to that? I still haven't been able to listen to what is it exactly that Mr. Rahmani said. I still haven't been able to listen to that. Rahmani says he didn't say anything at all. He was just being sarcastic. और वो कोई शेर सुना रहे थे, कुछ बरसात को लेकर के या कुछ लेकर के, कुछ बरसात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आधी रात हो गई, पता नहीं क्या, कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पिछले 7 बरस से हम लोग ये बात कर रहे हैं, 7 बरस से, अब से नहीं, 7 के 8 बरस से, कि जिस प्रकार एक तरीके से होड़ लगी हुई है अलग अलग चैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया, कॉर्पोरेट चैनल्स में अलग अलग एंकर्स के द्वारा एक होड़ लगी हुई है। प्रदीप जी, हो सकता है कि आप मेरे साथ डिसएग्री करें, लेकिन जिस तरीके से होड़ लगी हुई है लोगों में कि किस प्रकार एक समुदाय को आप किसी भी तरह की तरीके से नीचा दिखाएं, उनकी बेइज्जती करें, उनको यह कहें कि बार बार आप यह प्रूव करके दिखाइए कि आप हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आपका नाम फारसी या अरबी या पुश्तो में है, इसलिए आपको, या तुर्की है, इसलिए बार बार आपको यह सबूत पेश करना होगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। यह तो होना ही था। बार बार हम लोग जब बुला करते थे, उस वक्त यह कहा जाता था कि दिस इज अ रिटायर्ड जर्नलिस्ट। ये कौन है? क्यों सुननी है इसकी बात? अरे भैया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत बोलेंगे और इस तरीके से गलत बोलेंगे तो सामने से रिएक्शन होगा ही। और अब जो रिएक्शन हुआ है उसके रिस्पांस में आपको जबरन नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। प्रदीप जी, एक आखिरी लाइन में बोलूंगा,
अगर भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास था, जैसा कि नुपुर शर्मा जी बार बार बोल रही हैं, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है, उन्होंने माफी भी मांगी है और यह भी कहा है कि जो कुछ भी मैंने टेलीविजन पर कहा वो मैं विड्रॉ करती हूं, लेकिन महादेव की इंसल्ट मैं कैसे सहूं? अगर भारतीय जनता पार्टी को यह पूर्ण विश्वास था कि शिवजी की इंसल्ट हुई है, किसी ने शिवजी के बारे में कुछ गलत कहा है, तो फिर सस्पेंड करने का क्या मतलब हुआ? अगर कतार ने, कुवैत ने, ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने अगर यह तय कर लिया कि मेड इन इंडिया गुड्स आप अपने मॉल में नहीं रखेंगे, तो मत रखने दीजिए। अगर आप असल में स्वाभिमानी हैं, अगर आप असल में आप में खुददारी है, आप बोलिए कि हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, हर एक को यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर असल में शिव जी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है, और अगर नहीं बोला है, तो मेरा यह पूछना है कि इतनी देर क्यों लगी आपको एक्शन लेने में? प्रदीप जी। सर, हम लोग ने हमने हमेशा इस कार्यक्रम में बोला है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू हैव रेस्ट्रेंट वेयर रिलीजियस कमेंट्स आर कंसर्न। रिलीजियस आप कमेंट कुछ भी करते हो, आप रेस्ट्रेन कीजिए। आप शिवलिंग पे, बहुत हमने देखा शिवलिंग पे भी बोलना शुरू कर दिया, फिर शिवलिंग प्रॉफेट मोहम्मद पे बोलना शुरू कर दिया। क्या जरूरत है? वाई शुड वी? मैटर कोई भी हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का हो, सोमनाथ का हो, कोई भी मसला कोर्ट में है। और कोर्ट के निर्णय जब बोले कि दोनों पार्टीज ने यह तय कर लिया कि कोर्ट में हम इसको, कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, तो व्हाई आर यू गोइंग एग्रेवेशन? शिवलिंग के बारे में बोले, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बोले, कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ ईच अदर। क्या जरूरत है? रेस्ट्रेंट शुड कम फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को बोल दिया, अब रहमानी साहब को कौन बोलेंगे? सबा नकवी को कौन बोलेंगे? कौन से पार्टी, कौन से आइडियोलॉजी बिलोंग करते हैं? असादुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं कि फुवारे है, क्या जरूरत है? आपके किसी के शिवलिंग को फुवारे बोलने की जरूरत क्या है? आपको यह बोलना 2 मिनट में कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में जो भी होगा वो फैसला सबको सम्मानित है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि हम क्लियर कट है कि हम दूसरे एक मंदिर के आंदोलन में नहीं जाना चाहते। राम जन्मभूमि हो गया, ये मैटर काशी विश्वनाथ का, बोले कि सुझाव के माध्यम से दोनों कम्युनिटीज बैठ के सुलझा सकते थे, पर दोनों कम्युनिटी चाह के कोर्ट में फैसला हो तो दोनों कोर्ट में गए। अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो दोनों पार्टी को एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा ये है, दूसरा उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन अनदर मूवमेंट वे टेम्पल, और क्लियर कट कहा कि आप मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। कलेक्टिवली दोनों समुदाय एक साथ बैठकर हर चीज पर निर्णय करे, बहस करे, चर्चा करे और निर्णय निकाले। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर द ग्रेटेस्ट पीसफुल एक प्रकार से एटमॉस्फेयर होगा। बट आई जस्ट फिनिश दिस। जिस प्रकार से रेस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स हैव टू हैव रेस्ट्रेंट, द रेस्ट्रेंट हैज टू कम फ्रॉम ऑल पार्टीज। आज आपने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, सबा नकवी को कौन चेंज करेंगे? असादुद्दीन ओवैसी को कौन चेंज करेंगे? रहमानी साहब को कौन चेंज करेंगे? कौन से पार्टी? व्हिच इज द पार्टी एंड व्हाट पार्टी इज डूइंग अबाउट इट? एआईएमएमएम के जो लीडर कहता है कि बेहेड किसी को बेहेड कर दो और 1 करोड़ का अवार्ड देते हो, तो एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया? ये एक तरफा जिस प्रकार से काम चल रहा है, एक कि दोनों पार्टी, जितने भी ऐसे नेशनल चैनल्स में जहां भी डिस्कशन में जाते हो, आप रेस्ट्रेंट अपने आप को कीजिए। कोई रिलीजियस बिलीफ्स को आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यही धर्म। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्लेजेस, हमने अपने रंग नहीं बनाए, हमने सैफरन अपना रंग नहीं चुना है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर कट है कि सेक्युलर है। तो फिर आप हरा हो या सैफरन हो, रिलीजन के बात ही नहीं है। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लीडर्स एक चीज जो रेस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, लीडर्स हैव टू हैव सम रेस्ट्रेंट। वो बात ठीक है, बिल्कुल। उस बात से मुझे नहीं लगता किसी कोई भी असहमत होगा, लेकिन यहां पर मेरा पॉइंट जरा दूसरा था। मैं चाहूंगा उस पर आप कमेंट करें, क्योंकि आप एडवोकेट हैं। जनाब, 2013-2014 से यह देखा गया है कि हमारे टेलीविजन एंकर्स जो हैं, ध्यान से सुनिए सर, वो जान करके प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि एक दूसरे के धर्म पर वो लांछन लगाएं। जान करके प्रोत्साहित किया जाता है कि आप बार बार किसी मुसलमान को यह कहें कि तू बता कि तू असल में हिंदुस्तानी है या नहीं। एंड दैट आई थिंक हैज नाउ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स।
all television channels, especially the mainstream corporate channels, have to show some restraint. आखिरकार यही चैनल पहले भी थी, अभी मान लीजिए एक या दो चैनल और आई हैं, लेकिन बाकी जितनी भी अभी बड़ी चैनल हैं तो वो पहले भी थी. पहले लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि जैसे ही कोई ऐसा बोलना शुरू करता था उसकी जबान बंद कर दी जाती थी और कहा जाता था, एक मिनट प्रदीप जी, कि either you be प्रो मोदी और एंटी मोदी. नहीं प्रदीप जी, पूरा दुनिया, पूरा देश इसमें विभाजन में अपने आप को, लेकिन एंटी मोदी, प्रो मोदी का मतलब यह नहीं है कि आप मुसलमानों को अटैक करो. एंटी मोदी का मतलब यह नहीं है कि आप हिंदुओं को अटैक करो. आप एंटी मोदी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आखिरकार एंटी मोदी होने का मतलब है एंटी बीजेपी. अब सारा देश बीजेपी का थोड़ी है, बहुत पार्टियां हैं जो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं. मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो अपने आप के ऊपर कब लगाम लगाएंगे, ये जरा बताइए. सर बहुत सारे ऑलरेडी गाइडलाइंस है, आईबीसी के गाइडलाइंस है, रेगुलेटर्स है, खुद के एनडीटीवी जैसे खुद के रेगुलेट करते हैं. अलग अलग चैनल्स अपने खुद के रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने आप एम्प्लॉय कर दिए. तो इफ यू डोंट फॉलो एनी ऑफ दीज रेगुलेटर्स, इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द सेल्फ रेगुलेशन दैट यू इम्पोज्ड अपॉन योरसेल्फ, your license should be cancelled. The license should be cancelled. Yes. But आज के तारीख में जिस प्रकार से चल रहा है एक वातावरण, they say law is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or its moral fibers impaired, the legal system and all political system and social system reflects its depravity. आज लोग यही सुनना चाहते हैं. पूरे देश विभाजित है, या तो प्रो मोदी है या एंटी मोदी है. आपने अपने आप को उस बीच में लगा है कि हम ना प्रो मोदी है ना एंटी मोदी है. भले फॉलोअर्स हो नहीं हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है. हमने वो रास्ता अपनाया है कि जो सही चीज है उसको हम अपनाएंगे, जो गलत है उसको बोलेंगे. प्रो इंडिया, बिल्कुल प्रो इंडिया. ये और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, बस खत्म. बट इस चीज को पूरे देश के जितने कम्युनिटीज है उसको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो प्रो मोदी और एंटी मोदी, इसको छोड़ के भी एक ग्रुप है. हम उस ग्रुप को साथ रहे, उस ग्रुप के साथ रहे, उस ग्रुप को सपोर्ट रहे, उस ग्रुप के आइडियोलॉजीज में बिलीव करेंगे. बिकॉज इलेक्शन हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, बोलने के लिए सब बोलते हैं हम अच्छे कैंडिडेट को देखेंगे, या कैंडिडेट को देख सकते हो, कैरेक्टर के हिसाब से हम वोट देंगे. मगर वोटिंग पैटर्न आप देखोगे, हिंदू को वोट करते हैं और मुसलमान को वोट करते हैं. यादव वो फिर देख लेते बीजेपी किस तरफ है, या कुछ फेवर मिला नहीं मिला. तो ये जब हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, सोसाइटी उसी चीज में मान रहे हैं. अब कोई हिंदू कैंडिडेट मुसलमान एरिया में खड़ा है, उसको वोट ही नहीं मिलेगा. तो फिर कौन सी बड़ी बात है कि अच्छे कैंडिडेट को देख के हम वोट करते हैं? दैट्स ऑल बुलशिट. कुछ है ही नहीं. और कोई मुसलमान हिंदू डोमिनेटेड एरिया में खड़ा है, वो जिंदगी में नहीं जीतेगा. और सिर्फ बोलने के लिए कि हम कैंडिडेट के कैरेक्टर देखते हैं, कैंडिडेट कितना अच्छा है वो देखना चाहिए, ये सब किताबों की बात है. असलियत में कोई प्रैक्टिस नहीं करता. आपके जात, रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन, आज भी हर भारतीय उसी तरीके से वोट करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो. ये तो बीजेपी, जैसे आपने कहा कि इंदिरा गांधी का एक वोटिंग फॉर्मूला था जी, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान. That's it. तो उनका हो गया था 70-80% उसमें आ गए. दलित 55%, मुसलमान 14 से 20%, ब्राह्मण थिंकिंग कम्युनिटी 8 से 10%. तो कहीं और वो फॉर्मूला चल गया था. और इंदिरा गांधी तो हमेशा जीतता रहता था. अडवाणी जी ने शुरू किया, और आज जो नरेंद्र मोदी सक्सेस हो गए, पोलराइजेशन ऑफ 80% ऑफ हिंदू वोट्स, पोलराइजेशन ऑफ हिंदू एंड ऑटोमेटिक पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स. ये जो फॉर्मूला लग गया, और फॉर्मूला भी हटने का दिख ही नहीं रहा है. वो फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज दलित को भी हिंदुओं ने पर जो पहले एक दरकिनार करते थे, उसको भी उन्होंने अपने साथ ले लिया. उनको मंत्री पद दे रहे हैं, उनको बैलेंस ऑफ पोजीशन दे रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दे रहे हैं. उनको कहा कि आप कंधे से कंधे मिलकर हमसे कर सकते हो हर चीज. पॉलिटिकल आप एम्पावरमेंट कर दिए, उनको सोशल एम्पावरमेंट कर दिए. तो आज जो 38% उनके वोट शेयर थे 2019 में, वो जाके 42-43% तक चलने का एक, जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न will never lose. ये फॉर्मूला रह गया. Until something drastic happens, then only there's going to be a change. But right now we don't see any difference in the change. And now, after Qatar saying involving itself in the internal affairs of India is a sovereign, secular, democratic republic. It is one of the biggest democracies of the world. India, US, UK. Yes, it is. And India, US, we are the torch bearers of democracy.
इस देश, ये देश अपना टॉर्च बेरर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। एक दो इंसिडेंट बिना के आप पूरे देश, और कतार जैसे देश, कुवैत, पाकिस्तान जैसे देश जहां डेमोक्रेसी क्या है उनको मालूम नहीं है, वो पाठ पढ़ा रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए संविधान में। पाकिस्तान में कौन से माइनॉरिटीज, हिंदू 14% थे, आज 2 से 3% हो गए, 1.2%। ये 14% से लेके 1.2% तक कैसे आया, ये पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। करेक्ट। आपने जबरदस्त उनको या तो कन्वर्ट कर दिए या भगा दिए, मार दिए। तो कौन से कतार में आप ऐसे देखे तो डिक्टेटरशिप, शिया, जितने शिया कम्युनिटी है, वेयर इज द वॉइस? अहमदिया का क्या हाल चाल है? अहमदिया को पूछते भी नहीं है। अलग अलग वर्ग और डिविजन्स, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल। ज्यूज को आप किस प्रकार से ट्रीट करते हो? इस्लाम छोड़ के आप दूसरे, इंडिया सेक्युलर कंट्री, हमने अपने संविधान में कभी ये नहीं बोला कि हिंदू देश है। इट इज सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बट कतार हो, सऊदी अरेबिया हो, अगर इनमें संविधान है भी तो वो बोलते हैं हम इस्लाम है, वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक, ऑलवेज इस्लामिक, always Islam. So how can a core people who don't believe in democracy, people who don't believe in the rule of law, talk about some incidents, stray incidents on a television debate, is asking for the government apology? which is Now terrible. this is again going to polarize the BJP votes. And it's up to the BJP. No, they'll polarize. It's up to the BJP. It is good. It's up to the BJP leadership. The way they Every behave. normal thinking Indian today is retaliating on the social media. ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले? ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हम सुलझा देंगे। लेकिन प्रदीप Yes, जी, बिल्कुल। यहाँ पर हम भारत सरकार को एक क्लैरिफिकेशन इशू करने की भी जरूरत नहीं थी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कौन है लोग जो अरे भाई, आपका उसमें देश को खींच लिया अंदर। टाइम्स नाउ के ऊपर डिबेट हो रही है, एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल है, उसमें 2 लोग लड़ रहे हैं। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, चलिए उसको आपने सस्पेंड कर दिया। वो क्यों सस्पेंड किया, काहे के लिए किया, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है, जैसा प्रदीप जी ने कहा, कतर रॉयल फैमिली, बादशाह है वहां पे, डेमोक्रेसी नहीं है। कुवैत रॉयल फैमिली, सऊदी अरेबिया रॉयल फैमिली, देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर आर नो इलेक्शंस, याद रख लीजिए। और ये लोग अब हमें बताएंगे कि हिंदुस्तान में कानून क्या होना चाहिए। तो इसके पहले कि यहां पे जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना कि देखा कतर ने एक चीज बोली और मोदी डर गया, अब मोदी जी के ऊपर है प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है कि अब इसका जवाब कैसे देंगे। प्रदीप जी कुछ मालूम नहीं है। मेरा ये कहना है कि 3-4 मॉल में से हिंदुस्तान के यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए गए और आपने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। अगर नुपुर शर्मा की गलती थी तो 6 दिन पहले सस्पेंड कर देते। जिस दिन ये डिबेट हुई थी उसके अगले 2 दिन के बाद सस्पेंड कर देते। उस वक्त भी तो लोग बोल ही रहे थे कि इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है ये तो सड़क की भाषा है, ये किसी प्रवक्ता की भाषा नहीं है। उस वक्त इनको दे कुड हैव इजीली डन इट। आज की तारीख में जो आप ट्विटर की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, people are also asking questions from the BJP leadership. What are you doing? Why did you suspend Nupur Sharma only after a reaction from Qatar, Kuwait and Iran and now of course from Saudi Arabia? उसके पहले आपने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान को तो खैर जाने दो, बट आई एग्री विद यू, इवन पाकिस्तान वाज द फर्स्ट बाय द वे। तो आपने उसके पहले क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया? आप डर इसलिए गए कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे बैन लग गया और उसके बाद लोगों ने कहा कि यहां पर जितने भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं उनको हमें दोबारा उनको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये हिंदुत्ववादी तो नहीं है। अगर ये हिंदुत्ववादी हैं तो इनको वापस भेजना पड़ेगा। इस बात से आप डर गए, और अगर आप डर गए हैं तो लानत है आप पे। मैं तो सीधी सादी बात बोलता हूं। बट नाउ दैट यू हैव डन इट, प्रदीप जी, अब ये हो गया है। आपने नुपुर शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए, जिंदल साहब को आपने बाहर निकाल दिया बीजेपी के। अब आपकी डिप्लोमेसी कैसी है? अब भारत में कितना दम है, कितनी स्ट्रेंथ है भारत में, अब मालूम पड़ेगा अगले हफ्ते 10 दिन में।
कि इस स्थिति को आप किस प्रकार हैंडल करते हैं. Qatar may or may not be that important. After all, the only reason we talk about Qatar, there are two reasons. One is Qatar Airways, the other reason is Al Jazeera. The Al Jazeera channel is owned by Qatar and the Qatar royal family. And by the way, there is a diktat that whatever you do, you will never talk about the Qatar royal family on Al Jazeera. So much for democracy. लेकिन सऊदी अरेबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुवैत इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप किस तरीके से इन सब लोगों को समझाएंगे कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है. ये सबको जताना पड़ेगा. लेकिन गलती से प्रदीप जी, गलती से अगर मान लीजिए भारत सरकार की तरफ से अगर रिग्रेट की भी स्टेटमेंट आ गई, इट विल बी ए वेरी वेरी सैड डे फॉर इंडिया एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द इमेज ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी. I'll just remind you, बीच में अर्नब गोस्वामी when he was in Times Now वगैरह रिपब्लिक टीवी, एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा था उनके खिलाफ. द सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया तो आई हर्ड सुप्रीम कोर्ट आस्किंग द लॉयर्स, भाई ये कौन से चैनल की बात कर रहे हो, मैं तो देखता नहीं है. आप लोग देखते हो, व्हाई डू यू वॉच इट, आप चेंज करो. बोलो मैं तो देखता नहीं हूँ, आप लोग देखते हो तो फिर आप अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप चेंज कर लो उसको. उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? ये दिस इज वन स्मॉल चैनल अमॉन्ग द एंटायर एजेंसीज न्यूज कवरेज, which is true. तो द कोर्ट्स वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो कहा कि एक चैनल में क्या होता है पूरे देश प्रभावित हो सकता है क्या? ये देश का सेंटिमेंट्स है क्या? ये पूरे देश इस पे निर्भर है कि ये चैनल में क्या डिस्कशन हो रहा है, और इसको इतना सीरियसली क्यों लेते हो आप? व्हाई डू यू टेक इट एज अ जोक? That's right. Now this joke has got some, international ramifications. One small channel which doesn't reflect the sentiments of the entire country, no religion, no any kind of religion or any kind of groups are attached to this particular channel. This channel is not a spokesperson for any religion. That's right. ना हिंदू का चैनल है, ना मुसलमान का चैनल, इनको कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते. और जो आते हैं वो चैनल में ऑथोराइज है क्या? कौन है ये लोग? कौन से पार्टी से? कोई कहता कि सपोर्टेड बाय बीजेपी, कोई आता है वो तो सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, नॉट फॉर द कांग्रेस. ना मेरा कहना है कि ऐसे लोग क्या इस देश के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? तो हर देश, नाउ दिस इज डेफिनेटली अ प्रेशर, अ चैलेंज फॉर मिस्टर मोदी. हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? बिकॉज वो भी करते थे, अभी मोदी इज रनिंग ऑन द 7th heaven विद ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज डन. सो जो इंटेलिजेंस फेलियर्स है वो फेलियर्स है, जो डिप्लोमेटिक फेलियर्स है वो फेलियर. दिस इज अ डिप्लोमेटिक फेलियर. दिस इज अ डिप्लोमेटिक फेलियर. If you have all the oil producing countries and all the Islamic countries of the Middle East pointing fingers and casting aspirations of the conduct of democracy of India, you're challenging the government, the elected government. You're challenging the mentality of the people who elected this government. You're challenging the entire sovereign republic of India. Right. You're challenging our constitution, you're challenging our administration of justice, you're challenging everything, how we conduct our democracy. When you yourself is not a democracy. कतार में डेमोक्रेसी है, न सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी है, न कुवैत में कभी डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान तो था ही नहीं. वो खुद के मुसलमान भाइयों को मार डालते. अहमदिया को इस्लाम मुस्लिम नहीं मानते वो लोग. दौड़ा के शिया मस्जिद में एवरी फ्राइडे बम ब्लास्ट हो जाता है. ईस्टर के दिन क्रिश्चियंस का कत्ल आम होते करते हैं वहां पर पाकिस्तान में. कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? कौन से? तो इट्स अ टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ टेस्ट फॉर मिस्टर मोदी. नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है. और हाउ ही कम्स ओवर इट, इट्स अ चैलेंज. Yes. Every external, but I always had my doubts about Jaishankar as a minister for external affairs. He is not a politician. This wouldn't have happened if Sushma Swaraj had been was definitely. He was. उनका जो mentality है, उनका जो style है, उनका performing. There's always a doubt about his way he can carry. A bureaucrat is a bureaucrat.
A politician is a politician. That's right. And he doesn't have the temperament of a politician, he doesn't have a temperament of minister. We always, at least I always knew, whenever I saw his face, there was always doubt about what is going to happen, how things are going. His face never projected that victorious sign that ye hone wala hai, absolute command over his department. It always scary kind of doubt fade on his face. But the point here is, we have problems here, where external ministries are concerned. But other thing is India's stand where Russia-Ukraine war is concerned. ये जितने भी देश हैं जो विरोध कर रहे हैं, they all anti-Russia. Yes. Because Russia भी oil manufacture कर रहा है, produce कर रहा है, export कर रहा है. And Saudi they're- Arabia, and they're Qatar. they're all the American camps. This, yes, yes. So ये पूरे देश जो है, except Pakistan, Pakistan is a rogue nation, not accounted by any country, उनका कुछ worth है ही नहीं. But सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गए, कुवैत हो गए, यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है. दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री. इंडिया इज ऑलरेडी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट. Yes. नाउ दिस इज अ चैलेंज एंड मिस्टर मोदी इज एब्सोल्युटली राइट ऑन कश्मीर इशू, अलग अलग इश्यूज पे द OIC, द OPEC, द ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कम्युनिटी हमेशा इंडिया के खिलाफ बात की है. कश्मीर हो या कोई भी मुद्दा हो, दे ऑलवेज वोटेड अगेंस्ट इंडिया एंड एवरी रेजोल्यूशन ऑफ देयर्स इज एंटी इंडिया. And here we have Russia, who always stood by India. That's right. Except when Trump-led government was there was no open support for from US for any Indian policy or any Indian act within the sovereign Democratic Republic of India. We have an assurance of absolute support. So why will the country not balance itself into having an alliance with Russia? No, Because Russia has always come. Because आज के तारीख में जो भी आप देखो देश बात कर रहे हैं, ये रशिया के खिलाफ रिसेंटली आवाज उठाए हैं But कि Pradeep रशियन ji, ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन. no, hold it a minute. Yes. Hold it. Well, I'd like to say बिल्कुल. something. Yes, yes. As Jaishankar pointed out just the other day, बिल्कुल. when he was in Europe, Yes. when they said, "Aren't you financing the Russian war effort by buying Russian oil?" Yes. He said, "Lovely, if we are doing that. I don't know if we are doing that. But isn't Europe financing the Russian war effort by buying Russian gas?" Yes. Europe, by the way, has not stopped buying Russian gas. And they're going to continue buying Russian gas till the end of December. December end तक यूरोप में रशिया से पाइप्ड गैस जा रही है और वो अभी तक बंद नहीं हुई है और उसकी पेमेंट भी जा रही है. तो कहने का मतलब ये हुआ, what is convenient for the Americans, what is convenient for the Europeans Yes. is absolutely, completely unimpeachable. It is fantastic. हिंदुस्तान जब अपने इंटरेस्ट में काम करता है, हो how can you support Russia? We are not supporting So Russia. this is a direct link between Yes. Russian axis. We are at the time pro-India, that's it. Yes, we are pro-India, and these are the countries who are against Russia. They have been openly in the last few, say 2 weeks or this month. All these countries But have Pradeep taken a ji, stand against Russia. Pradeep ji, that is fine. Yes. But the fact remains, what you said earlier applies. This is a diplomatic failure, a great intelligence failure on our part. We should have known that how this thing is going to snowball. Exactly. एक छोटी सी कहाँ की स्पोक्स पर्सन है वो? दिल्ली बीजेपी की, लोकल दिल्ली बीजेपी की स्पोक्स पर्सन. कौन सा नेशनल नेता है? और रहमानी साहब, उनको खुद को मालूम नहीं है वो कहाँ के नेता हैं. और वो एक ऐसे चैनल पे हैं, टाइम्स नाउ, क्योंकि पूरी न्यूज चैनल्स की अगर आप व्यूअरशिप देखें हिंदुस्तान में, अगर सब चैनल्स को मिला करके, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, रिलीजियस चैनल, धार्मिक चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, डिस्कवरी चैनल और ये बाकी अलग अलग जितने भी एजुकेशनल चैनल जितने भी होते हैं, सबको मिला करके अगर आप कहें कि व्यूअरशिप 100 है, तो उसमें न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप 4.3% आती है, 4.3%. और उसमें प्रदीप जी पूरी बात सुन लीजिए, और उसमें मजे की बात यह है, अंग्रेजी न्यूज चैनल की व्यूअरशिप लेस देन 1% है, 1% से भी कम. कहने का मतलब यह हुआ कि नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको बढ़ावा दिया गया, उसको एडिट करके वापस ट्विटर पे डाला गया, अलग अलग ग्रुप्स ने उसको अलग अलग जगह पर वायरल किया. उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज, यानी कितनी लाख कॉपीज बनाई गई और उसको हर जगह भेजा गया. और मोदी और हिंदुस्तान के खिलाफ उसको बतौर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया.
लेकिन ये सब 1 घंटे में नहीं हुआ, 1.5 घंटे में नहीं हुआ, 2 घंटे में नहीं हुआ, इसको 2 या 3 दिन लगे। मेरा ये कहना है, जैसा प्रदीप जी ने कहा, जयशंकर साहब, आपके डिप्लोमेट क्या कर रहे थे, आपकी एम्बेसीज क्या कर रही थीं, उनको दिख नहीं रहा था कि अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पे, स्पेशली अरबी में जो ट्विटर हैंडल्स हैं उसके ऊपर क्या चल रहा है, which means nobody is monitoring, which means it's not only a failure. The most important thing, ये सारे देश अब तक जो चाइना में औगियर मुसलमान का जो टॉर्चर है, जो आज तक एक शब्द नहीं बोला सर, जो उनको फिजिकली वहां पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसके लिए कोई भी इस देश सर, forget about all that. You know, there is a handbook, Chinese handbook है, एक political handbook. This, by the way, was published by, I'm not quoting anybody, it was published by the New York Times and by the Guardian. Yes. Manchester Guardian and the New York Times. Yes. Where Islam has been described as something which is not normal. ये चाइना में है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चाइनीज ने डिस्क्राइब किया है इस्लाम को। जिनजियांग प्रोविंस में इस्लाम बैंड है। आप पर्शियन, तुर्की, स्पेशली टर्किश, पर्शियन, फारसी या अरबी नाम नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद तो है ही नहीं, मस्जिद सारी बंद हो गई हैं, और तकरीबन 15 लाख औघर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। वहां पर उनकी ब्रेन वॉश हो रहा है, उनकी री एजुकेशन हो रही है कि कैसे आप दोबारा या तो बुद्धिस्ट बनिए या कम्युनिस्ट बनिए, इस्लाम छोड़िए। ये चाइना में हो रहा है। ना कतार ने, ना कुवैत ने, ना ईरान ने, ना सऊदी अरेबिया ने आज तक कभी चाइना के खिलाफ एक भी वक्तव्य जारी किया है। क्यों? सिंपल बात है, चाइना इज अ जेन्युइन सुपर पावर। चाइना के पास पैसा है और चाइना के पास जबरदस्त डिफेंस सिस्टम्स हैं, और चाइना की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में, कतार में, ईरान में, कुवैत में इतनी ज्यादा है कि आप जीरोस गिनते गिनते थक जाएंगे। वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि हम इतने कमजोर कैसे पड़ गए। प्रदीप जी, हम इतने कमजोर कैसे पड़ गए? नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब यह हुआ सिर्फ डिप्लोमेटिक फेलियर ही नहीं है सर, ये RNAW का इंटेलिजेंस फेलियर भी है। आप क्या कर रहे थे? आप देख नहीं रहे थे कि जैसी ये स्टेटमेंट आई है उसको जान करके वायरल किया गया है, स्पेशली पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, मुस्लिम दुनिया में इसको जान करके वायरल किया गया है ताकि इसको एज ए हथियार, ऐसे बतौर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब मेरा ये कहना है, आज तक तो कभी किसी इंटेलिजेंस ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। बालाकोट में, हमारे बालाकोट के पहले पुलवामा में, जिसकी वजह से बालाकोट करना पड़ा, पुलवामा में हमारे 47 जवानों की हत्या कर दी गई। मुझे तो याद नहीं आता कि आज तक किसी RNAW के, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के, या लोकल जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके, या मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी भी अफसर को सस्पेंड किया हो, ट्रांसफर किया हो या जेल भेजा हो। मुझे याद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी यही होने वाला है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ी चीज अब ये है हिंदुस्तान की सरकार के सामने कि भले वो कतर हो, भले वो सऊदी अरेबिया हो, भले वो कुवैत हो, भले वो सीरिया हो, भले वो इराक हो, भले वो अपना ईरान हो, इन सब से निपटा कैसे जाए और ये कहा जाए कि भैया जिसने बोला था उसको बाहर कर दिया, उसका भारत सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ना चैनल का भारत सरकार से कुछ लेना देना है। जो हमने एक्शन लेना था ले लिया, अब इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, आगे आपकी मर्जी। ये हमें कहना पड़ेगा आगे आपकी मर्जी, जैसा फ्रांस ने कहा था चार्ली हेब्डो को लेकर के। और अगर आपने ये नहीं किया तो याद रख लीजिए, यहां पर अगर आप कमजोर पड़ गए, जैसा कि अभी तक हम लोग कमजोर पड़े हैं, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ। सबसे पहले तो फेलियर हुआ कि नूपुर शर्मा जी को यह ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ। उसके बाद जिस तरीके से अभी कतर ने न जाने क्या क्या वक्तव्य इशू किए हैं, उसके बाद एक और बड़ा फेलियर हुआ। ऐसे फेलियर बार बार होते ही रहेंगे।
This, I think, will be the biggest challenge of Mr. Narendra Modi's career as Prime But Minister I of think India. already polarization जो होना था वो हो रहा है. That is internal. That is, sir, internal. 2024 में जिस प्रकार से हिंदू वोट्स एक हो रहे हैं, बिकॉज उनका मानना है जो सोशल मीडिया में जिस प्रकार से एक जबरदस्त वायरस जैसा फैल गया है कि who's Qatar To tell us what to do. What to do. Right, so which means, Pakistan to tell us what to do. so which means Mr. Modi, 2024 is a foregone conclusion. sir, which means Mr. Modi wins again. Again. That's a foregone conclusion. Even without this, Without this. it was a foregone conclusion. My only concern is that the goodwill we have built in the Middle East and in the Gulf nations over the years, over so many decades, over 7 decades, that is something which should not be allowed to be dispersed, and at the same time we should be able to preserve our national dignity and our national pride. And I am reasonably certain Mr. Modi is just the man to do it. यानी मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें भी नरेंद्र मोदी सफल होंगे. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आपसे मिलेंगे हम लोग कल. तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद.